नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी आपका प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। सतीश जी, इस वक्त सबसे जो बड़ी खबर है वो है यूक्रेन के अंदर जिस तरह से रूस ने हमला किया है और ऐसा लग रहा है आने वाले 24 घंटों में, जब 45 घंटों के अंदर अंदर जिस तरह से उसकी सेना वहाँ बढ़ रही है कि कहीं वो यूक्रेन के अंदर पूरा कब्जा न कर ले। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो देश के अंदर यही है और सबसे बड़ी चीज़ बात ये है कि यूक्रेन को जिस तरह से नाटो से उम्मीदें थी वो सब नहीं हो पाया और बहुत मुश्किल में फंस चुका है इस वक्त। कहीं यूक्रेन के हालात अफगानिस्तान जैसे तो नहीं बन सकते। देखिए, आपने जो असली बात की अफगानिस्तान से, हमें लगता है स्थिति वही बनती जा रही है जी। अफगानिस्तान की पीठ पे भी अमेरिका था और उसके अलावा और अब भी आप देखें जिस तरह आप नेटो फोर्सेस का जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका का कर रहे हैं, इंग्लैंड का, ब्रिटेन की उसका कर रहे हैं। अब देखें ना, उसी में भी विभाजन है। जो इनका जो एक ब्लॉक है प्रो अमेरिकन, उस पर फ्रांस है, जर्मन है, वो सब ने कहा नहीं, हम नहीं लड़ाई लड़ सकते, इसलिए चूँकि कोरोना ने हमारी कमर तोड़ रखी है अर्थव्यवस्था की। और केवल वहाँ की नहीं, पूरी दुनिया पे कोरोना का बड़ा भयावह असर हुआ था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था हर मुल्क की चरमरा गई। लेकिन इतना ज़रूर है कि अशरफ गनई जो है वो पहले ही भाग गए थे कैपिटल छोड़ के। ये एक थोड़ा स्लाइटली फर्क दिखता है। जेलेंस्की नहीं भागे अभी, जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। हम समझते हैं वो अब बार बार अपील कर रहे हैं कि हम 56 घंटे हम लड़ सकते हैं, 96 घंटे लड़ सकते हैं। यानी कि वो एक तरह से मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि भैया हमारी मदद करिए। लिफ्ट सर्विस से बात नहीं बनेगी। नाटो भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका हम सैंक्शन लगा देंगे। वहाँ जंग है, सैंक्शन से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि सैंक्शन से उल्टा हम समझते हैं पेट्रोल और ये जो गैस है इस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और इसके बारे में यूक्रेन तो वैसे कभी हमारे चिंतक रहा नहीं भारत का। कल हालांकि अपील कर रहा था, दुनिया के सब देशों ने बाहर से अपील की उसने कि भारत हमारी मदद के लिए आए। लेकिन उसका अगर पुराना इतिहास देखा जाए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इतिहास है, यूक्रेन ने कश्मीर मुद्दे पर यूएनओ में भारत का विरोध किया था। परमाणु परीक्षण किया था वो। सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी स्थायी सदस्यता को लेकर भी यूक्रेन ने उसका विरोध किया था। अब आप समझते हैं उसकी मानसिकता क्या है। और रूस, देखिए, रूस 71 की जंग का हम फिर जिक्र करेंगे, कल भी हमने जिक्र किया था। रूस एक मजबूत मित्र देश की तरह है। वो अलग बात है कि मौजूदा सरकार ने जो पूर्ववर्ती हमारी जो विदेश नीति थी, प्रो फिलिस्तीन, प्रो रशिया, वो सब बदल दी। लेकिन अब भी अगर विश्व पटल पे देखा जाए, आज के वक्त में अफगानिस्तान में जिस प्रकार अमेरिका को भागना पड़ा, लिटरली भागना पड़ा, और उसके बाद अब जिस प्रकार उन्होंने इसको फंसा दिया यूक्रेन को, उसके बाद कौन यकीन करेगा। और रूस तो पूरी तरह तैयारी में थे। ये कहना जी रूस जो है सिर्फ कह रहा था उसको सदस्य नेटो की दी जा रही है, हम नहीं समझे। चूंकि यूक्रेन को अमेरिका की साजिशों की वजह से यूएसएसआर से अलग कर दिया गया था। और भी बड़ी उसको तकलीफ उठानी पड़ी थी यूएसएसआर रूस को। तो हम समझते हैं ये उन्होंने अपना पुराना बदला लेने की कोशिश करी है, जो अमेरिका ने किया। इस एक तीर से कई शिकार हुए हैं। बिल्कुल, उनकी वॉर स्ट्रेटजी ऐसी है कि उन्होंने यूक्रेन को जो है कीवी उनका जो कैपिटल है, बिल्कुल उसको चारों तरफ से घेर दिया गया। बिल्कुल, और वो उन्हीं के घर पे जाके वो लड़ाई कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, जैसा आपने कहा कि अफगानिस्तान और यूक्रेन में यही एक फर्क है कि यूक्रेन अभी भी उसके साथ मुकाबला कर रहा है और उनके जितने भी जवान हैं, घर के सिविलियंस भी हैं, उनको भी गन्स दे दी। और आज जितने रूस ने कुछ आर्मीज को सरेंडर करने के लिए किया, जब उन्होंने किया तो उनमें से 13 आर्मीज उनको मार दिया गया। लेकिन ये युद्ध जो है, इसका आने वाले दिनों में पूरे विश्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चाहे हम कहते हैं कि जितने भी एक्शंस रूस के अगेंस्ट लिए गए, प्रतिबंध लगाए हैं, इस वक्त उसका नहीं असर पड़ रहा, युद्ध के ऊपर कोई असर नहीं है। लेकिन युद्ध के बाद जो है, जैसा आपने कहा, एक बहुत बड़ा असर होने वाला है। बिल्कुल, इसमें कुछ दो राजनीति देखिए ना। एक तो विश्व की जो राजनीति में उसमें बदलाव दिखाई देगा साफ तौर से। जो प्रो अमेरिकन ब्लॉक के मुल्क हैं, उनकी स्थिति क्या बनेगी। आज तो अमेरिका दाला बना फिरता था,
लेकिन अकेले रूस ने, उसकी सपोर्ट में अभी कोई चीन ठीक है, कंबल ओढ़ के बैठा चुपचाप, अंदर खाने से हाथ मिला रखे हैं। वो भी अपना पुराना स्कोर उससे फिट करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, जो उसको अमेरिका की तरफ से नुकसान पहुंचा। हम समझते हैं कि इस पूरी जंग में यूक्रेन तो को नुकसान तो होगा ही, हम समझे शायद उसका वजूद ही खत्म कर दें और रशिया अपने तरीके से उसका पुनर्निर्माण करे, क्योंकि रूस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तेजी के साथ, उसको उसके कदमों को रोक नहीं पा रहा कोई, ना नेटो रोक पा रहा सैंक्शन से, ना ब्रिटेन सैंक्शन से रोक पा रहा है, और नहीं अमेरिका। अमेरिका केवल बयान बहादुर है, धमकी दे रहा, धमकी से बात बनने वाली नहीं है। वो इसीलिए बार बार रो रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, भैया मेरी मदद करिए, मदद करिए, मैं अकेला गिर गया हूँ। तो अब तो यूक्रेन को भी समझना चाहिए, जो उछलता था अमेरिका की वजह से, जिसने भारत का विरोध किया मौका बेमौका, तो आज उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन एक चीज हम बार बार कहेंगे, अफगानिस्तान में अशरफ गनी उनके आने से पहले, तालिबान के अफगानिस्तान पहुंचने से पहले, काबुल पहुंचने से पहले भाग खड़े हुए थे। बाद में अपनी सफाई देते रहे, नहीं जी सिविलियन वार थी, ये होता, वो अलग बात है बचाव में। लेकिन ये है कि ये जो है जेलेंस्की, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों से कहा घरों में बंद रहे, और अभी भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इतना तय है, जिस स्पीड से रूस ने हमला किया, पुतिन का हम अगर अतीत देखें, पुतिन के बारे में कहा जाता है कि ये पहले रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी में एक अधिकारी से बढ़े, वहीं से राइज करते करते करते, और कहते हैं कि इनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, और जो ये तय कर लेते हैं, ये बोलते नहीं है। हमारे देश में नेता बड़े बोलते हैं, कार्रवाई कम करते हैं, ये बोलते नहीं है, कार्रवाई करके दिखाते हैं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हम समझते हैं कि देखिए ये लड़ाई, मुझे लगता है कि 2, 3, 4 दिन में ये लड़ाई एक नया स्वरूप लेकर सामने आ जाएगी। दोनों के राष्ट्रपतियों के अगर बारे में देखें, तो जैसा आपने कहा कि पुतिन जो है वो एक जासूस है केजीबी के, और उन्हें बड़ी वहां से निकलते राष्ट्रपति, और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति कमेडियन थे, वो कमेडियन से वो राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। और जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि इस मामले युद्ध में नाटो सब कूद के उसके आ जाएंगे और पूरी मदद करेंगे, उन्होंने भी बाहर से ही मदद करने की बात कही है। जंग में कूदने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, चक्कर में फंस गए, पूरी तरह चक्कर में फंस गया। स्थिति हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन जो है, जिसका अवधि जो बढ़ाई गई है, उसको लेकर फिर चर्चा शुरू है कि वो दोबारा जम्मू कश्मीर में आके जहाँ का दौरा कर सकते हैं। और भी जैसे सूत्र बता रहे हैं कि हो भी सकता है कि सुचेतगढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसे फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी समेत सभी दलों का ऑब्जेक्शन था। और अनंतनाग और जो पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें भी एक बहुत बड़ी चेंज लाने की सोच रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए वो जो बेल्ट है सुचेतगढ़ की, वो भाजपा के शुरू से गढ़ रही है। हम समझते हैं कि ये भाजपा को भी लगा कि ये गलत काम हुआ है, क्योंकि अगर सुचेतगढ़ की एक सीट कम होती है तो उनकी सरकार बनाने में एक सीट की वैल्यू होती है विधानसभा में। तो ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में अंतिम रिपोर्ट आने से पहले, फुल एंड फाइनल, वो एक बार दौरा भी करेंगे। और जो भाजपा के 2 एसोसिएट सदस्य, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डोडा से पीएमओ में राज्य मंत्री है, और दूसरा जुगल किशोर शर्मा, इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने सुझाव दिया कि एक तो सुचेतगढ़, जिस प्रकार आपने बताया, अनंतनाग से जो पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी जोड़ा गया है, वो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। उन्होंने कहते हैं कि एक नॉन ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी खोली जाए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसमें, हम समझते हैं कि शायद चूँकि पहाड़ी लोगों का एक विद्रोह हो रहा है, जो पहाड़ी बोली के भाषा जो आंदोलन चलाते आ रहे हैं, और पिछले जिन्होंने इस्तीफा भी दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व एमएलसी और मंत्री रहे बुखारी साहब ने, तो मैं समझता हूँ कि उस कड़ी में शायद ये भाजपा की कोशिश है कि ताकि पहाड़ी मतदाता को खुश किया जा सके, और एक आध सीटों के लिए जब हो जाएगी तो उनका जो गुस्सा उबाल पे है, बिल्कुल उसको थोड़ा ठंडा किया। बिल्कुल, जैसे बुखारी ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि हमें अगर इसमें शामिल एसटी में शामिल किया जाता है, हमें सीट दी जाती है, तो हमारे लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आरएसएस हो, हमें उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ना भी जाऊं, हमारे 10 लाख जो वोट बिल्कुल उनका रुझान उन्हीं की तरफ होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू में आज फिर बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। एक तो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनके जो कैजुअल लेबर्स है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। पिछले 30 साल से वो अभी तक भी उनको कैजुअल है, उनको परमानेंट नहीं किया गया। उनके कारण में रिटायरमेंट की उम्र भी आ गई है। बहुत सी लेडीज हैं जो उनकी जॉब खत्म, ओवर एज हो रही है, अभी तक इन्होंने नहीं किया। और दूसरा प्रोटेस्ट जो है, जहाँ पे सुनील डिम्पल ने भी किया, उसने कहा कि यूक्रेन में जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के
स्टूडेंट्स हैं वहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाए। एबीवीपी ने भी एक प्रोटेस्ट किया है, वो एसएसबी की वो पॉलिसी को रद्द करना चाहते हैं। उसके साथ टीचर्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी अपनी डिमांड रखी है कि टीचर एसोसिएशन टीचर्स एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट किया जाए। देखिए कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम कहते हैं मंदिरों का शहर जम्मू, हमें लगता है ये प्रोटेस्ट का शहर जम्मू बना दिया मौजूदा नौकरशाही ने। इतने प्रोटेस्ट शहर जब पॉलिटिकल सेटअप होता है, लोकप्रिय लोकशाही सरकार होती है, तो अब इतने हमने प्रोटेस्ट नहीं देखे। हाँ, जिस दिन विधानसभा खुलती थी उस दिन जरूर प्रदर्शन होते थे, उसके बाद आस्ता आस्ता ठंडे होते ले आते थे। लेकिन ये जब से सिस्टम आया है यूटी का, उसके बाद से लगातार प्रेस क्लब जम्मू के बाहर आए दिन 3 4 5 प्रोटेस्ट होते ही होते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी होते हैं और बॉर्डर एरिया में भी होते हैं। तो ये जो जिस प्रकार सुनील डिम्पल की बात करें, यूक्रेन का वास्तव में वहाँ करीब कहते हैं 20,000 अभी भी स्टूडेंट वहाँ फंसा हुआ है, पूरे देश का, हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का, जिसमें एक बड़ी संख्या हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की भी है। कल अल्ताफ बुखारी ने भी कहा था, जो जम्मू कश्मीर पार्टी के नेता हैं, ये मांग गौर करनी चाहिए। लेकिन हम सूत्रों से ये भी पता चला है कि शायद वो पोलैंड के रास्ते, क्योंकि वो एयर स्पेस सारा बंद कर दिया, पोलैंड के रास्ते शायद उनको लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक उन कोशिशों में कोई कामयाबी नहीं मिली है। जैसे अभी सुबह दिखा रहे थे, कुछ वीडियोस में दिखा रहे थे कि बाय रोड भी लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज सुबह एक जो वीडियो वहाँ का सामने आकर एक साइकिल पे एक सिविलियन जा रहा था, ऊपर से मिसाइल पड़ी और खत्म हो गया, इसलिए बहुत रिस्क है। बड़ा अभी बच्चे बहुत बुरी तरह फंसे हुए, बड़े बुरी तरह फंसे। हम रात को कई चैनल में वीडियो देखते थे, बीबीसी पे भी देखा, दूसरी जगह देखा, तो किस तरह मदद की गुहार लगा रहे। तो ये क्या, तो जो नहीं देखिए, एक बात है कि क्या क्या भारत यहाँ पे थोड़ी चूक नहीं कर बैठा उनको लाने के लिए, जब जिस वक्त जंग के जरा सा भी अंदेशा था कि जंग हो सकती है, ये तो सबको पता था कि रूस ने पीछे हटेगा नहीं, जंग करेगा, और उस वक्त हमने कोशिश नहीं की कि उन बच्चों को वापस लाया जाए। अगर सिर्फ 2 फ्लाइट्स हमारी गई हैं, और 2 फ्लाइट्स जो गई हैं वहाँ पे, उनके भी इतने चार्जेस थे कि बच्चे जो है वो टिकट खरीदने में असमर्थ थे। इस वक्त बिना टिकट के, बिना सोचे समझे, जितनी ज़्यादा फ्लाइट चाहिए उतनी ज़्यादा फ्लाइट चाहती है और भारत में वापस उन बच्चों को लाते हैं। बिल्कुल सर, देखिए ऐसा तो नहीं कि जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं सभी परिवार सामर्थ्य हों, ऐसा तो नहीं है। हर माँ बाप को सोचा, गरीब क्यों ना हो, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छी तालीम ले और अच्छा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। अब वो बच्चों की ये फरियाद थी कि हम कई दिनों से लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहे हैं कि लड़की रो पड़ी बोलते बोलते कि आखिर ये दिल्ली की सरकार कब सुनेगी उनकी फरियाद। हम कहते आ रहे हैं कि जंग होगी, लेकिन इन्होंने हमारी परवाह नहीं किया, मुसीबत में डाल दिया है। उनका ये भी आरोप है, जिस तरह आपने कहा कि टिकटों के एयर इंडिया ने इतने रेट हाई कर दिए है कि हर आदमी उसका एफोर्ड थोड़ा कर सकता है। तो हम समझते हैं केंद्र सरकार इस मामले में कोरोना की तरह ही चूकी है, और या तो उसका जो खुफिया तंत्र है वो डिफंक्ट है, वो पूरी जानकारी देता, या फिर इन्होंने काहली बरती है, कोताही बरती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन बच्चों को। चूंकि हमारे देश के बच्चे हैं, ये कोई दूसरे मुल्क के बच्चे नहीं है, और भारत का भविष्य है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो हम समझते हैं कि लापरवाही बरती गई है। अब भी अगर कोई रास्ता निकलता है, हालांकि सुनने में आया कि सरकार अब एक्टिव हुई है, प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है, लेकिन वो सिचुएशन सारी खराब। पोलैंड का आपने बताया कि किस तरह वो मिसाइल आ गिरी और साइकिल सवार मारा गया बेचारा। तो अभी तो हालात भी उतने माकूल नहीं है। ये हम ये जरूर समझते हैं कि जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात करी पुतिन से, जैसा कि मीडिया में चल रहा है, हमें नहीं पता, अगर वो सच है तो जाजमी तौर पर उन्होंने अपने मुल्क के लड़कों बच्चों के बारे में बात की हुई, और पुतिन के बारे में उनके बारे में मैंने स्टडी की है। वो जुबान अगर दे दे कि हाँ भाई हम बच्चों को सुरक्षित रखेंगे, तो उसमें वो छेड़छाड़ करने वाले नहीं है। और हम समझे इंडिया के लिए यही प्राथमिकता होनी चाहिए कि अपने बच्चे सुरक्षित वापस आ जाए। जी, आज शुपैया में ना सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। सुबह ही उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार कराया वहाँ। जी बिल्कुल, आपने देखिए सुरक्षा, ये मिलिटेंसी के फ्रंट पर पिछले दिनों MHA में जो मीटिंग हुई थी, अमित शाह ने दी, गृह मंत्री ने, हमारे DGP और बड़े लोग गए थे स्टेट से, चीफ सेक्रेटरी वगैरह। उसमें यह था कि इसके अभियान और तेज किए जाए आतंकवाद के खिलाफ, बल्कि जो पाकिस्तान स्ट्रेटजी बना रहा है, ड्रोन्स, ड्रग्स, नार्को टेररिज्म, सुरंग, इन सब पे भी अंकुश लगाना चाहिए। अब 2 टेररिस्ट मारे हैं इस बीच। BSF के ADG जो हैं PV राम शास्त्री आए हैं, वो सुंदरबनी LOC अभी कहते हैं मायना, और इधर जो भारत पाक सीमा पूरी हमारी है उसको देख रहे हैं।
वहाँ पे टनल का सिस्टम किस तरह पाकिस्तान निकालता है, ड्रोन का, उन तमाम विषयों बिंदुओं को लेकर चर्चा करने आईजी जो हैं जम्मू फ्रंटियर के BSK उनके साथ थे। तो हम समझते कि आने वाले दिनों में चूँकि हम कल परसों आशंका व्यक्त कर रहे थे कि पाकिस्तान इसकी आड़ में कुछ शरारत कर सकता है, चूँकि उसकी पीठ पे चीन बैठा है और ये अंदर खाने इनकी तिगड़ी बन चुकी है रूस की। देखो चीन का बयान साफ लगता है, चीन जो है कहीं उसके कतई इन्वेशन है ही नहीं, घुसपैठ है ही नहीं, हमला है ही नहीं, जबकि नेटो मुल्क सब कह रहे हैं। तो हमें इस मामले में बड़ा सचेत रहना है और ये एक अच्छी बात है कि ADG BSF आए हैं। इन दिल्ली से बड़े अफसर ज्ञान से होता है कि नीचे तक एक मैसेज जाता है और वो लोग जो थोड़े बहुत पुर्जा ढीला भी होता है वो भी चलना शुरू हो जाता है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। मुझे और सतीश जी को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार।